दोस्तों नमस्कार। मैं गुरुराज आप सभी का एक बार निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों को बेहद इंतजार था कि यूनिट 2 कब खत्म हो। कई लोगों ने कमेंट करके पूछा, कई लोगों ने टेलीग्राम में पूछा। यूनिट 2 इज ओवर। मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर, इन्फ्लेशन इत्यादि ओवर। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग पुराने साल के क्वेश्चन देखें यूपीएससी के। आप लोग देखें। और मैं शुरुआत से बताता आया हूं कि बहुत सारे लोग यूट्यूब में आके ये दावे करते हैं कि हमने पढ़ाया तो अब इससे पुराने साल के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम उन पे ना जाते हुए ये चेक करेंगे यहाँ पे कि क्या जो हम लोगों ने पढ़ा उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं, आप आंसर तक पहुंचेंगे कि नहीं। तो यूनिट 2 में जितनी चीजें हमने पढ़ी पिछले 17-18 लेक्चर्स में, उनके आधार पर हम लोग 2011 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन करेंगे। पहली बात तो ये है यूनिट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज 1। और इसमें हम लोग 2016 तक के क्वेश्चन आज करेंगे। 2016 के सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, 2011 से लेकर 2016 तक। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यूनिट 2 का पीवाईक्यू 2 लेके आएंगे, फिर 3 लेके आएंगे। और ये 3 लेक्चर में यूपीएससी प्री के पुराने साल के क्वेश्चन जो यूनिट 2 को बिलोंग करते हैं वो किए जाएंगे। आप लोगों ने चेक करना है कि क्या आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है, जो भी टीचर या फैकल्टी मेंबर ये बोलता है कि हाँ ये क्वेश्चन हो रहे हैं, वो तो कर पा रहे हैं, बट बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फायदा क्या। अंततोगत्वा एग्जामिनेशन तो आपको निकालना है ना। तो उस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए आप अपनी एफिशिएंसी को चेक करिए। तो सब लोग शुरू करेंगे, पेन पेपर लेके बैठिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 डालिए और इन क्वेश्चन को मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी आप कर पाते हैं कि नहीं। तो वी आर स्टार्टिंग हियर। ओके, हाँ ये इकोनॉमी का ब्रेकअप है, आप लोग जानते हैं, हम लोग इसे हमेशा देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार करें जो सरकार ले सकती है और उद्देश्य क्या है। चालू खाता घाटे को कम करने के लिए इनमें से सरकार कौन कौन से एक्शन ले सकती है। टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन। प्रश्न है, इसके आधार पर हम स्टेटमेंट चेक करते हैं। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, निर्यात सब्सिडी में कमी, उपयुक्त नीतियों को अपनाना जो अधिक एफडीआई और एफआईआई से अधिक धन आकर्षित कर सकती है। हमने बीओपी वाले चैप्टर में ये सारी चीजें डिस्कस करी थी कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए कैपिटल अकाउंट की जो रिसीप्ट्स हैं जैसे एफडीआई, एफआईआई, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग्स इत्यादि को उपयोग करती है। मतलब ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए जो फैसले लिए जाएंगे उनमें ये पार्ट तो आएगा, है ना। तो इसका आंसर चेक करते हैं। आंसर है 1 और 3। देखो, निर्यात सब्सिडी में कमी नहीं की जा सकती, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन किया जा सकता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन किया जाएगा तो उसके बाद हमारा क्या प्रमोट होगा, एक्सपोर्ट। आपको पता है ये हम लोगों ने लिंक डेवलप किया था कि जब भी आप डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करते हैं तो उससे एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा तो हमारी जो बीओपी की सिचुएशन है वो इंप्रूव होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा। निर्यात सब्सिडी में कमी क्यों नहीं कर सकते। देखो, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अगर हम सब्सिडी देते हैं तो उसमें हमारा जो रिलेटिव एक्सपेंडिचर होता है वो नॉर्मली 5 to 14% का होता है, जो इंडिया के केस में है कितना, 5 से 14%। और उसका आउटपुट क्या मिलता है, हमें एक्सपोर्ट में सीधे बूम मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट नंबर 2 को रिमूव करेंगे। तो ये रिमूव, रिमूव एंड 1 करेक्ट है, तो 1 and 3 तक आंसर तक पहुंचते। अब आप देखिए कि निर्माण आईएएस ने आपको ये पढ़ाया है कि नहीं। आप इसे आराम से देखिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एंड दिस वन आल्सो कि बीओपी के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह एफडीआई एफआईआई को जो है प्रमोट किया जाता है सो दैट कि हम अपने डेफिसिट को रिड्यूस कर सकें और बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को इंप्रूव कर सकें। और करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट की प्राप्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो फाइनेंस कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाओं का प्रावधान है, इसमें उपभोक्ता और स्वरोजगार दोनों शामिल है।
माइक्रो फाइनेंस के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं कौन सी हैं? हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस को करते समय ये समझा था कि माइक्रो फाइनेंस इज जस्ट अ फाइनेंस, ओनली अमाउंट आर लेस। हाँ, हैवी इंडस्ट्रीज में और बड़े अमाउंट के लोन देने के लिए मना है। तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस शब्द से परिचित हैं, तो माइक्रो फाइनेंस शब्द के आधार पर इस प्रश्न को आप इजीली टैकल कर सकते हैं। क्या क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है? उत्तर है हाँ, ऋण दिया जाता है, ऋण के अमाउंट छोटे होते हैं। बचत सुविधाएं दी जाती है, सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स की फैसिलिटीज होती है, एग्जैक्टली यस। बीमा एक महत्वपूर्ण रीजन है माइक्रो फाइनेंस का, जिसके माध्यम से माइक्रो फाइनेंस को रूरल और रिमोट एरियाज में पेनिट्रेट किया जाए। फंड ट्रांसफर की सुविधा, यस। इसका मतलब ये कि सारे सही हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। इस प्रकार से हम यहां तक पहुंचते हैं। आर्थिक वृद्धि आमतौर पर निम्न में किसके साथ जोड़ा जाता है? ठीक है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू होती है तो क्या और बढ़ता है? उत्तर इन्फ्लेशन। क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेसेसरी कंडीशन है इन्फ्लेशन। नेसेसरी कंडीशन है कि आप पहले तो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करिए, बिजनेसेस को प्रमोट करिए। जब बिजनेस एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो परिणाम क्या निकलता है? लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोग उस पैसे से एक्सपेंडिचर करते हैं, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, तो आंसर इज इन्फ्लेशन। अच्छा, इतना ही नहीं, न केवल डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब वर्किंग क्लास लोगों के पास इमीडिएटली पैसा आता है, अचानक पैसा आता है, तो वो उनको कई सारे सेक्टर्स में खर्च करते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के किसी भी मॉडल में ऐसा नहीं होता है कि इंडस्ट्री और सारे सेक्टर एक साथ सप्लाई की प्रतिपूर्ति करते हैं। इसलिए जिन सेक्टर्स में सप्लाई पुअर है वहां पे सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ आंसर हो गया। मुद्रास्फीति से संबंधित इस वाले चैप्टर में हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया था, तो आप यहां से इसे ठीक कर सकते हैं। किसी देश का भुगतान संतुलन क्या है? व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने यहां पे देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। इसमें करंट अकाउंट होता है, इसमें कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में मर्केंडाइज ट्रेड होता है, इंडिविजुअल होता है, सर्विसेज होते हैं, फैक्टर इनकम होती है, ट्रांसफर्स होते हैं, एफडीआई, एफआई, ईसीसी एंड एनआरआई डिपॉजिट्स होते हैं। तो इसके आधार पर आप इसमें आंसर तक पहुंच सकते हैं। किसी देश का भुगतान संतुलन क्या है? क्या ये केवल निर्यात है? चेक कीजिए। एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के बीच में आर्थिक लेन देन है। देखो, आप टेक्निकली कह सकते हैं कि निर्यात इसका पार्ट है। गवर्नमेंट जो आपस में ट्रांजैक्शन करती है दो देशों की, वो इसका पार्ट है, हाँ है। पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जाना, क्या ये इंक्लूडेड है? हाँ है। लेकिन अपने आप में ये अपर्याप्त है। क्या इसमें सबसे सटीक बनता है? एक निश्चित अवधि के दौरान, आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान, किसी देश की सभी आयात और निर्यात, वो दिखाता है किसी कंट्री का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस प्रकार से हम इस आंसर तक पहुंचते हैं। क्यों मैंने बोला सभी? देखो, हाँ, केवल अगर निर्यात की बात करें तो गलत हो जाएगा। निर्यात है, बट निर्यात अलोन सफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा जो उनके बीच में, दो सरकारों के बीच में जो लेन देन होता है, वो चाहे भारत अमेरिका हो या भारत बांग्लादेश हो या भारत रसिया हो, है ना, वो चीजें होती हैं, बट वो अपने आप में अकेले चीजों को स्पेसिफाई नहीं करती। इसलिए हमें जरूरत है कि हम एक होलिस्टिक आंसर तक पहुंचे कि किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान, आमतौर पर 1 वर्ष का समय लिया जाता है, ठीक है, उसमें सभी आयात और निर्यात, ये अपने आप में मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट है। दो इनको पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यूपीएससी की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नाउ, भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में वाणिज्यिक बैंकों का को नियंत्रित करता है। अच्छा देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स कॉमर्शियल बैंक इन फॉलोइंग मैटर्स। कॉमर्शियल बैंक्स या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो भी कॉमर्शियल बैंक के किन किन मुद्दों को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है या रेगुलेट करता है? तो तरलता संबंधी नियम, सीआरआर, एसएलआर इत्यादि संबंधित हमने पीछे पढ़ा है। शाखा विस्तार, कोई भी नई ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई का लाइसेंसिंग चाहिए होता है, हाँ।
यस। बैंकों का विलय, अगर दो बैंकें आपस में मर्ज होना चाहती हैं तो उसके लिए आरबीआई की परमिशन की जरूरत है, आंसर है यस। और बैंकों का परिसमापन, कोई बैंक अपने आप को डिसॉल्व करना चाहती है, अपनी ब्रांचेस को डिसॉल्व करना चाहती है, उसे लिक्विडेट करना चाहती है, तो वो आरबीआई की परमिशन के बगैर ऐसा कभी नहीं कर सकती। Therefore, what will be the answer? The right answer will be all of the above. Okay? This one. बैंकों की तरलता सॉल्वेंसी संबंधित, अब इसमें देखिए सारी चीजें लिखी हैं, परिचालन शुरू करने, नई ब्रांच खोलने, शाखाओं को बंद करने, रूरल के लिए लाइसेंसिंग, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। हमने इस वाले यूनिट में ये वाला किया। ठीक है। भारत में संसाधन जुटाने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। देखो, अब ये क्वेश्चन उतना सिंपल नहीं है, ये क्वेश्चन दिखता छोटा है, एनालिसिस गहरा है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि डेफिसिट फाइनेंसिंग पहले तो होता क्या है, ये समझ लेते हैं। आप देखते हैं कि भारत सरकार का जो बजट है उसमें रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट की एक्सपेंडिचर और प्राप्तियां होती हैं, उसके आधार पर हम फिस्कल डेफिसिट तक पहुंचते हैं। ऐसा हमने रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस में बताया है, ऑनलाइन क्लासेस में अभी ये चीज उतनी डिटेल से नहीं कवर हुई है। जब हम बजट वाला सेक्शन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में ये चीजें पूरी तरह से आती हैं। ठीक है, तो हम लोग जब बजट वाला सेक्शन करेंगे बस इसी यूनिट के बाद, तो उसमें से कुछ एलिमेंट्स आएंगे जिसके माध्यम से ये वाला पार्ट आप पूरी तरह से डिस्कस कर पाएंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे। तो आता है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स का डिफरेंस, इनका डिफरेंस। नाउ नंबर 3 पे इसके आधार पर हम निकालते हैं कि भारत में क्या स्थिति है फिस्कल डेफिसिट की। अक्सर आपने देखा होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा तब होता है जब डेवलपमेंटल कामों में भारत सरकार के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो घाटा आता है डेफिसिट, वो मेनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा किए गए ज्यादा घाटे में, जिनमें कि वो घाटा उठाते हैं, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट तक आता है। वो जो रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होता है उसकी वजह से ये डेफिसिट इमर्ज होता है। अब ये बेसिकली हो क्यों रहा है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने अलग अलग योजनाओं में खर्च किया। ठीक है, यही बात कैपिटल साइड में होती है। कैपिटल साइड में प्राप्तियां तब कम होती हैं खर्चों से जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, अवसंरचना के निर्माण में भारत सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है। तो दोनों केस में, चाहे वो रेवेन्यू का डेफिसिट हो या कैपिटल की बढ़ती हुई एक्सपेंडिचर हो, खर्च हो, दोनों केस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, देयरफॉर आंसर विल बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ठीक है, नाउ निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल अकाउंट? तो हमने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट वो होते हैं जो आपकी एसेट या लायबिलिटी को प्रभावित करते हैं। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर या रिसीट्स आपकी एसेट को बढ़ाते या घटाते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर आपकी लायबिलिटीज को घटाते या बढ़ाते हैं, तभी वो कैपिटल अकाउंट होते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध कर रख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा अकाउंट कैपिटल है, अन्यथा याद करते रह जाएंगे, अनेकों पॉइंट आते हैं इसमें। ठीक है, इस आधार पर हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज में चेंज करते हैं। जैसे फॉरेन लोन्स, जब आप फॉरेन लोन्स लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, मतलब ये कि आपकी देनदारी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आईएमएफ से मैंने 100 रुपए लोन ले लिया या वर्ल्ड बैंक से मैंने 100 रुपए लोन ले लिए, तो वो 100 रुपए के लिए मैं देनदार हूं मैच्योरिटी पीरियड में, मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में जितना भी आता है, ठीक है, वो हमारी एसेट को बढ़ाता है। क्या बढ़ता है? एसेट। प्राइवेट रेमिटेंसेस, अब देखो जो प्राइवेट रेमिटेंसेस होती हैं, तो रेमिटेंसेस कौन सी होती हैं? इसमें याद करिए उदाहरण प्रियंका चोपड़ा का,
कि अगर प्रियंका चोपड़ा अमेरिका से अपने मम्मी पापा के खर्च के लिए बरेली में इंडिया में कुछ पैसे भेजती है, तो वो जो खर्च के लिए इंडिया में भेजती है उसके लिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, हमारी कोई देनदारी नहीं क्रिएट होती। ऐसी कंडीशन पर ये रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा और हम इसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसको चेक करते हैं इस आधार पर 1 2 4। नाउ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्यों? देखो, जब एफपीआई आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है कि एनी एफडीआई व्हिच इज लेस देन 10% इज एफपीआई, है ना। अगर ये लेस देन 10% है तो ये एफपीआई है। मतलब ये कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी भारत में एसेट को बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने तीनों समझ लिया। देयरफॉर आंसर इज 1 2 4। प्रेषण नहीं होगा, वो रेवेन्यू के अकाउंट में जाएगा, इस केस में करंट अकाउंट में जाएगा, ये आएगा करंट अकाउंट में। ठीक है, यहां पे हम देख लेते हैं एफडीआई एफपीआई कैपिटल अकाउंट में है, हाँ। लोन्स है, ठीक है। रेमिटेंसेस नहीं है, कहां गया रेमिटेंसेस? ये रेमिटेंसेस नहीं है। अगर आप इसके आधार पर इसको एलिमिनेट करिए, 3 एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड, तो अगर हम थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते हैं तो भी हमारा आंसर, हमने एफपीआई एफडीआई और लोन तीनों को देखा, यहां पे लोन है। ठीक है, नाउ प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर क्या मतलब है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अब याद करिए, अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने बताया था, और ये बताया था कि जहां पर किसी यूनिट ऑफ वर्क के लिए, मान लेते हैं 1 यूनिट वर्क के लिए 10 पीपल लगे हुए हैं, और अगर 1 यूनिट ऑफ वर्क को इनमें से 2 एम्प्लॉय या 1 एम्प्लॉय कम कर लिया जाए, मान लीजिए 9 पीपल रहे और तब भी 1 यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है, ऐसी कंडीशन पर हम ये कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। मतलब ये कि कोई एक एम्प्लॉयमेंट है, एक एम्प्लॉय है जिसके होने का प्रोडक्शन में कोई फायदा नहीं है, आउटपुट में कोई फायदा नहीं है ना। तो ऐसे कंडीशन को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, नहीं। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध है, नहीं। श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है, नहीं। आसानी से आप ऑप्शन नंबर 3 पे पहुंच गए। ठीक है, इसको ना करते चलिए आप, जब भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं वीडियो को रोक के आप उसको करते चलिए, है ना। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कुछ लोगों की उत्पादकता 0 होती है, तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0। नाउ निम्नलिखित ये स्टेटमेंट्स होना चाहिए, कथन, है ना स्टूडेंट्स। इन कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सी सही है। मुद्रास्फीति से देनदारों को लाभ होता है। देनदार कौन होते हैं? डेटर्स। ठीक है, मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभान्वित करते हैं। अब पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड धारक होते कौन है, तब पहला वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, आसानी से आ जाएगा। हु आर द बॉन्ड होल्डर्स? मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी हूं, मैंने बॉन्ड होल्डर्स वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, एक कागज इशू करता हूं इस शर्त पर कि अगर आप इस पे पैसा लगाते हैं तो आपको निश्चित राशि मैच्योरिटी पीरियड में मिलेगी। ठीक है, निश्चित राशि, मान लीजिए मैंने एक पेपर इशू किया 95 रुपए का और बोला कि मैच्योरिटी पीरियड में 100 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या डिस्काउंटेड बॉन्ड है? यस। तो ऐसी कंडीशन पर मैं कौन हूं? मैं देनदार हूं, क्योंकि मैंने किसी को पैसे दिए कागज लेने के बदले। तो इस तरीके से मैं क्रेडिटर हूं। क्रेडिटर वो होता है जो किसी को पैसे देता है और क्रेडिट अर्न करता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के समय में बॉन्ड धारक कौन है? क्रेडिटर। और देनदार
मुद्रास्फीति में देनदार और डेटर जो है वो है देनदार, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे देख लीजिए, ये देनदार है और बॉन्ड होल्डर कौन होता है? क्रेडिटर, सीआर, ये है और ये डेटर है। इस तरह से हम अब समझेंगे। हमने किसी, अब देखो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, अगर आप इसमें जंप करोगे तो गलती करोगे। सिर्फ 2 स्टेटमेंट है लेकिन दोनों इजी नहीं है। आपको इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर्स कैसे। मान लेते हैं किसी टाइम में मैंने 100 रुपए लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, मान लेते हैं 1 साल बाद, 1 साल के बाद मुझे कितना वापस करना है? 100 रुपए। अगर 0% इंटरेस्ट की बात है इस समय तो 100 रुपए, या मैं आपके कहने से मान लेता हूं कि 5% इंटरेस्ट पे, चलिए तो 105 रुपए। इस समय इन्फ्लेशन मान लेते हैं, हम शून्य से शुरू करते हैं, इन्फ्लेशन इस समय शून्य है और इस समय 10% है, ठीक है। तो 105 रुपए वाला एक्चुअल में तो 105 वापस नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें 10% उसमें इन्फ्लेशन भी है। उसकी एक्चुअल वैल्यू तो कुछ 95 के आसपास आएगी जब आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दोगे। क्योंकि हमने क्वेश्चन समझना था इसलिए हमने 0% इन्फ्लेशन से शुरुआत करी। 0% इन्फ्लेशन के टाइम में आपने किसी को 105 रुपए 100 रुपए दिए, यस, 5% ब्याज पे दिया, यस, लेकिन मैच्योरिटी टाइम में वो 1 साल बाद अगर हम बात करें तो 105 रुपए वापस करेगा, बिल्कुल करेगा। उसने आपको कर दिया, नो प्रॉब्लम। बट इस समय इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है। क्वेश्चन भी यही कहता है कि निम्नलिखित में मुद्रास्फीति किसको लाभ कर रहा है? तो इस समय इन्फ्लेशन है कितना? 10%। तो वैसी कंडीशन पर 105 रुपए की वास्तविक वैल्यू क्या होगी? तो वास्तविक वैल्यू 10% कम होगी, दैट इज 95 के आसपास। तो इसका मतलब हाँ, मुद्रास्फीति डेटर्स को बेनिफिट करता है। यस, पहला सही है। तो क्रेडिटर्स को तो नुकसान हुआ। मान लीजिए यहां पे आप क्रेडिटर हैं, यहां पे आप क्रेडिटर हैं, आम आदमी पार्टी वाला नहीं, आप मींस यू। ऐसी कंडीशन पे आपने 100 रुपए देके 95 रुपए प्राप्त करे। यहाँ पे आपने 100 दिया ना और यहाँ पे आपने 95 प्राप्त किया। 105 जो आपने प्राप्त किया उसकी असल वैल्यू तो 95 के बराबर है। मतलब देनदार को नुकसान होता है, क्रेडिटर को नुकसान होता है, ठीक है। क्रेडिटर को, नॉट देनदार को, डेटर्स को नहीं। ये इंग्लिश के टर्म्स में देखिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर है। अब देखते हैं, हाँ, तो ये अपने आप में हो गया गलत और ये हो गया सही। डेटर्स को लाभ होता है, ठीक है, डेटर्स को लाभ होता है और क्रेडिटर्स को नुकसान होता है मुद्रास्फीति में। तो आंसर विल बी 1। कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि के कारण हो सकते हैं। अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉज्ड बाय। इनमें से किन किन परिस्थितियों में कीमतें बढ़ सकती हैं? अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस में भी, क्यों? एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से। अ डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अगर एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट घट जाए। एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, अगर डिमांड बढ़ जाए, है ना। तो किन किन कंडीशन में प्राइस राइज हो सकता है? देखो, जब भी डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, प्राइस राइज होती है, मतलब ये तो सही होगा। डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आउटपुट कम हो जाए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है, मतलब ये भी सही होगा। एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए, लोगों के हाथ में पैसा आ जाए तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो फुल इन्फ्लेशन होगा। देयरफॉर सभी सही है ना। नाउ ये हमने इस वाले चैप्टर में देखा था। अगर आपने याद हो तो ठीक, नहीं तो दोबारा देखिए वीडियो। और हाँ, नाउ which of the following is likely to be the most inflationary in its effect? किसके प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुद्रास्फीति कारक होने की संभावना है? सबसे अधिक मुद्रास्फीति किसमें होती है? देखो, रीपेमेंट ऑफ डेट करोगे तो क्या होगा? आपके हाथ से पैसा कम हो जाए। बारोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट, हाँ, ये इन्फ्लेशनरी हो सकता है, बट क्वेश्चन पूछा मोस्ट इन्फ्लेशनरी, इस पे अभी चेक करेंगे, ठीक है। बारोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, ये भी हो सकता है, इसको चेक करेंगे।
क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। देखो, जब आप मार्केट से बारो करो फिस्कल डेफिसिट को, बजट डेफिसिट को, बैंक से बारो करो, बारो करना मतलब उधार लेना, फिस्कल डेफिसिट या बजट डेफिसिट की प्रतिपूर्ति के लिए, तो वैसी कंडीशन पे वो इन्फ्लेशनरी है? उत्तर है हाँ। लेकिन कितना? चूंकि नेट मनी सप्लाई तो अभी बड़ी घटी नहीं है ना, वो तो उतना ही है। जो आपका M0 है वो तो स्टेबल है, आधार मनी अभी नहीं बड़ी घटी। ऐसी कंडीशन में ये इन्फ्लेशनरी है लेकिन उतने नहीं। सबसे ज्यादा कौन सा है? क्रिएटिंग न्यू मनी, बिकॉज ये M0 को ही रेस कर देगा। अब ये समझ में आया तो ठीक, नहीं ये M0 के बारे में, मनी सप्लाई के बारे में जितना बेहतर तरीके से निर्माण आईएएस के वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है पूरे यूट्यूब के कंटेंट में, इंटायर यूपीएससी चैनल्स, नॉन यूपीएससी चैनल्स, कहीं का भी आप देख लीजिए, टेलीविजन के चैनल, फॉरेन के प्रोफेसर्स, आप किसी का भी चेक कर लीजिए, जितना अच्छा यहां एक्सप्लेन किया गया है इतना अच्छा कहीं नहीं एक्सप्लेन। इसलिए ये वाला सेक्शन आप जरूर देखिए कि कैसे हमने मनी सप्लाई और मनी इन क्रिएशन को डिस्कस किया था। ठीक है, आप सर्च करेंगे मनी सप्लाई निर्माण आईएएस, मनी इन क्रिएशन निर्माण आईएएस, इतना आप डालेंगे, सर्च करेंगे, तुरंत हमारा वीडियो आ जाएगा। जरूर देखिए। ठीक है, हाँ, क्रिएटिंग मनी इज द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन तब होता है जब आप बजट घाटे को करने के लिए नया पैसा बनाते हैं। बराबर है। मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर, मुद्रा की आपूर्ति सामान्य रहने पर इनमें क्या होता है? देखो, मुद्रा की मांग बढ़ रही है और आपूर्ति बराबर है, मतलब 100 यूनिट है और मांगने वाले बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? अब ये छोटा सा दिखने में क्वेश्चन है बट ये अप्लाइड नेचर का है। आपने अगर हमारा मनी इन क्रिएशन वाला चैप्टर देखा तो आपको ये सारी चीजें दिमाग दौड़ाना भी नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो, जब किसी चीज की मांग बढ़ती है तो वो चीज महंगी हो जाती है। मुद्रा के केस में भी ऐसा होगा। अगर मुद्रा की मांग बढ़ी तो मुद्रा की ब्याज दर में सीधे वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी ना मांग बढ़ गई। अब इसको कैसे समझते हैं जरा देखिए, मान लेते हैं कि मार्केट में 100 रुपए है, उसी एग्जाम्पल से समझते हैं, और मांग बढ़ गई। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि लोग जाएंगे बैंक से पैसा लेने, रुपया 100 ही है, मांगने वाले ज्यादा है, तो बैंक वाले आनाकानी करेंगे कि नहीं हम 8% पे नहीं देंगे, अब 10% पे देंगे। मांगने वाले और बढ़ गए। ठीक है, तो 10% की जगह बैंक वाले बोलेंगे नहीं अब तो हम 12% में देंगे, चूंकि लेने वाले हो। तो क्या बढ़ रहा है? ब्याज दर। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। मैं सारी स्लाइड्स आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आपको निर्माण आईएएस की वीडियोस देखनी चाहिए, आइडियली आपका काम उसी से होगा। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए सीरियस हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हमारी वीडियो से ज्यादा सटीक तरीके से टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबको इस तरह से ओपन किया गया है कि आप बहुत सिंपल तरीके से चीजों को समझ सकते हैं और आपको बार बार रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाते का निर्माण करता है? ठीक, क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है अगर आपने पीछे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो हमने स्लाइड दिखाई थी वो समझा नहीं तो, है ना, ये वाला स्लाइड, ये चालू खाते का निर्माण कौन करता है? ये है करंट अकाउंट, इसी को बोलते हैं चालू खाता। ठीक है, चालू खाते में मर्केंडाइज ट्रेड आते हैं, इनविजिबल्स आते हैं, इनविजिबल में सर्विसेज, फैक्टर्स इनकम आते हैं। ठीक है, और ट्रांसफर्स आते हैं। अब अगर आपने ये देख लिया, अब देखते हैं इसको, देखिए कितना आसान हो जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, हाँ, गुड्स का जो भी खरीद या बेच होते हैं वो। फॉरेन एसेट चेक करिए, आपकी अगर एसेट बढ़ या घट रही है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो ये नहीं होगा। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, हाँ इनविजिबल होगा, सर्विसेज होते हैं इनविजिबल, अभी हमने पीछे चेक किया, बराबर है। नाउ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो ये तो आपकी फॉरेक्स को प्रभावित करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर निकल आता है बहुत आसानी से 1। ठीक है, ये अफेक्ट करता है फॉरेक्स को।
ये हमने पीछे देख लिया है। वेंचर कैपिटल का क्या अर्थ होता है? अब देखो, हमने यहाँ पे दो तरह की चीजें पढ़ी थी, एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटल या वेंचर कैपिटलिस्ट। ये दोनों कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो एक मुश्त राशि किसी को देते हैं, इसीलिए हम उनको एंजल बोलते हैं, देवता बोलते हैं, क्योंकि वो एक मुश्त अमाउंट आपको देते हैं व्यवसाय करने के लिए। उनको किसी का आइडिया पसंद आ जाता है, वो उसमें पैसा लगा देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करते हैं। देखो, एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट एक फर्म, वेंचर कैपिटलिस्ट एक फर्म में होता है, और वेंचर कैपिटल अपने आप में एक फर्म होती है, ठीक है। तो ये नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पैसा देते हैं। चेक करते हैं, उद्योगों को प्रदान की जाने वाली अल्पकालिक पूंजी नहीं, नए उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली दीर्घकालिक पूंजी ये हो सकता है, अभी चेक करेंगे, ठीक है। घाटे के समय उद्योग नहीं, उद्योगों को प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के लिए नहीं। वेंचर कैपिटल नए वेंचर को सेट करने में दे दिया जाता है, तो ये अपने आप में यस। यहां पे हमने इसको पढ़ा था यूनिट 2 के लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था। आप इसको सर्च करिएगा, तुरंत मिल जाएगा। सर्च करने के लिए डालेंगे एंजल इन्वेस्टर, यू विल यूज माय नेम, और लिखेंगे निर्माण आईएएस तो भी आ जाएगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से विधिक आरक्षित निधि आवश्यकताओं का उद्देश्य है, ठीक है। Which of the following is our purpose of statutory reserve requirement? ठीक, तो अब ये बड़ा सा दिख रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट पता है तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ एडवांसेस दैट बैंक कैन क्रिएट, क्या ये उद्देश्य है? दूसरा चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे। टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, इसको चेक करेंगे। टू प्रिवेंट कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। बैंक अपना एक्सेसिव प्रॉफिट किसी भी अमाउंट से बनाए, वो चाहे उनके पास 78 बचे या 68 बचे, ये इसका पर्पज नहीं है रिजर्व सीआरआर एसएलआर का, है ना। जो भी रिजर्व रिक्वायरमेंट है सीआरआर एसएलआर भारत के केस में है, ठीक है। टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। देखो, वॉल्ट कैश मेंटेन रखने के लिए सीआरआर एसएलआर का उद्देश्य नहीं होता है, तो इस प्रकार हम आसानी से आंसर तक पहुंचते हैं 1 एंड 2, ठीक है। हाँ, अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये आपको मैंने बताया था कि पीपल की मनी को सेव करने के लिए सीआरआर एसएलआर होता है, जिसमें सीआरआर का 4% अप्रोक्सीमेट वो रिजर्व बैंक के पास होता है। एसएलआर का करीब 18 या 18.5% इस समय होता है, जिसमें कैश, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड गोल्ड के फॉर्म में होता है ना। तो आइडियली ये लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, तरलता को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, और लोगों के पैसे को सेफ रखने के लिए होते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक पैसा कम बनाए या ज्यादा बनाए, ये उसका प्रभाव हो सकता है कि एसएलआर बढ़ा देने पे बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा या पैसे का अमाउंट घट जाएगा, ऐसी कंडीशन पे वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ये उसका प्रभाव हो जाएगा, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। इस बात को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में गांठ बांध देना है स्पष्ट तौर पर, है ना। टू फोर्स द बैंक, यानी कि बैंकों को उनके दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तिजोरी में कैश रखने के लिए बाध्य करना, उद्देश्य ये नहीं है, ठीक है। ये उसका उद्देश्य नहीं है। आरबीआई इसके लिए डिफरेंट पैरामीटर लेके चलती है, जिसमें एनडीटीएल के माध्यम से वो इंश्योर करती है कि बैंकों के पास निश्चित लिक्विड कैश रहे, ठीक है, अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए। और अगर बैंक अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पाते, तो उसके लिए आरबीआई के पास जो ऑप्शंस हैं वो एमएसएफ है। एमएसएफ के माध्यम से उस समय बैंक लोन ले सकते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मल रेपो ऑपरेशन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे हमने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में चीजों को पढ़ा था, उसके साथ हमने आपको लेटेस्ट डेटा दिखाया था 7 दिसंबर का, है ना। जिसने देखा है ठीक है, अदरवाइज आप इन चीजों को देख के चीजों को रिवाइज करो और इस तरह से अपनी तैयारी को मजबूत करो, अगर आप 2023 के लिए सच में सीरियस हो तो। यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर घटाई जाती है, तो इंटरेस्ट रेट घटाई जाती है, तो क्या फर्क पड़ेगा? 2014 के क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। देखो,
ध्यान से चेक करेंगे तो आराम से पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था में खपत व्यय में कमी आएगी। आएगी क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा क्या? चेक करेंगे। टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा क्या? गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन का इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड, अगर इंटरेस्ट रेट घटाया जाएगा तो उसका गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बाहर इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है क्या? इसे चेक करेंगे। दो स्टेटमेंट चेक करने लायक में नहीं। इंक्रीज द टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो लोगों का सेविंग बढ़ेगा क्या? देखो, जब भी बैंक अपना जमा दर अगर कम कर दे तो लोग अपना पैसा कहां ले जाएंगे? बैंक में तो नहीं रखेंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सेविंग बढ़ती है। सेविंग तब बढ़ती है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो ये भी गायब है ना। सिर्फ दो को चेक करते हैं आप, ए एंड सी। अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि होगी क्या? एक तो ये, और दूसरा अर्थव्यवस्था में खपत व्यय में वृद्धि होगी क्या? आपको लिटिल इफेक्ट मिल सकते हैं, इसको बोलते हैं लिटिल इफेक्ट। लिटिल इफेक्ट आपको हल्का सा प्रभाव मिल सकता है, जबकि अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाए अगर बैंक में जमा दर कम हो जाए, क्योंकि उसमें लोग बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वो उसका बहुत वीक या माइन्यूट इफेक्ट है। लार्जली जो सही इफेक्ट होगा वो ये होगा कि लोग अपना पैसा बैंक से निकालेंगे और बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अगर उनको बॉन्ड में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। ये मैंने आपको बताया है। हाँ, जिन्होंने डिस्कशन सुना है ये उनको पता है अच्छे से कि जब भी बैंक अपनी जमा दरों को या इंटरेस्ट रेट को घटाते हैं, वो जमा दर का ही प्रभाव लेंडिंग रेट पे होता है, इसलिए उस पर कंफ्यूजन नहीं करना। जब भी बैंक अपना इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो लोग पैसा अपना बैंक से निकालेंगे और चुपचाप पैसा कहां ले जाएंगे? बॉन्ड मार्केट। आप कह सकते हैं वो जमा दर तो की जगह लेंडिंग रेट को उदाहरण बताइए, उसका भी समझ लीजिए। बैंक अगर लोन की दरें कम करेंगे तो बहुत सारी जनता ऐसी होगी जो बैंक से लोन लेगी और उस पैसों को जाके बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, या पैसे के दूसरे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब लोगों का खपत व्यय सही इसका आंसर नहीं है, बल्कि निवेश व्यय बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लोग का जो इन्वेस्टमेंट होगा किसमें होगा? बॉन्ड में, इक्विटी में, और दूसरे ऑल्टरनेटिव में, जो मनी के दूसरे अल्टरनेटिव हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे टी बिल, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड इत्यादि का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, उसे समझने के लिए हमें पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, कि जब भी बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट घटता है। जब भी बैंक का इंटरेस्ट रेट घटता है इधर, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसे डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित पर विचार करिए और फिर इसका आंसर है कि इनमें से कौन कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है। मौद्रिक नीति का घटक कौन कौन सा है? बैंक दर। अब आप एक और चार्ट याद करो जो हमने आपको दिखाया था, अभी 1 मिनट बाद दिखाते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ये तो दोनों हैं, ये तो दोनों हैं। ठीक है, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट। अब ये बजट का कंपोनेंट है, तो ये तो यहां नहीं हो सकता। सार्वजनिक राजस्व यानी कि पब्लिक रेवेन्यू, ये भी बजट का कंपोनेंट है, ये भी यहां नहीं हो सकता। आप आसानी से एलिमिनेट करिए, कौन कौन सा? 3 और 4, एक सही, एक सही, दो सही, दो सही, इसलिए हम इसे चूज करते हैं। ठीक है, यस, दिस इज द आंसर हियर। ये इसको आप आराम से देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट ये है। आपने भी देखा ओएमओ, बैंक रेट कहां गया? ये बैंक रेट है ना, बाकी चीजें नहीं है इसमें। आराम से देखिएगा रोक के। अंतरराष्ट्रीय तरलता की संबंध निम्नलिखित किससे है? अब ये क्वेश्चन उनके लिए है जो आसानी से इंटरनेशनल फाइनेंस को समझते हैं, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट हो सकता है। अब आप समझिए कि जैसे भारत में जो लिक्विडिटी की समस्या है वो रूपी से संबंध है। क्यों? क्योंकि भारत में ज्यादातर परचेज सेल वो रूपी में होता है। लेकिन लेकिन लेकिन
वर्ल्ड मार्केट में क्या है, वर्ल्ड मार्केट में ज्यादातर परचेज या सेल, विश्व के बाजार में ज्यादातर खरीद या बेच किसमें की जाती है, डॉलर में। डॉलर जैसी अन्य हार्ड करेंसीज है, ये हार्ड करेंसीज का सेंस है इसमें, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा, मतलब बजट डेफिसिट। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। तो अब ऑफलाइन में बजट वाला सेक्शन कवर हो गया है, तो उन लोगों के लिए ये वाला समझना आसान है। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा वेट करेंगे, उनको भी नेक्स्ट वीक में बजट के लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे, तो उनको भी सब समझ में आ जाएगा। There has been persistent deficit budget year after year. Which of the following action can be taken by the government to reduce the deficit? डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार कौन कौन से फैसले करते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत रिजिड नहीं होना, यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे आरबीआई, ठीक है। रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर राजस्व के खर्चे कम हो जाएं तो ये हो सकता है, डेफिसिट कम हो सकता है, सही है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, गलत है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम करेंगे तो उससे गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाएंगे, तो ये गलत। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, सब्सिडीज का को युक्ति संगत बनाना, मतलब जहां जरूरी है सिर्फ वहीं खर्च करो, जितना जरूरी है सिर्फ उतना खर्च करो, अननेसेसरी बाजार को महंगा मत करो, ठीक है। शब्दों पर ध्यान देना, अगर आप इस तरह चीजों को समझ गए तो आपको इकोनॉमी समझ आ रही है कि अननेसेसरी बाजार को महंगा मत करो, सब्सिडीज का ये एक प्रभाव है, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग ऑफ सब्सिडीज सही है। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, अब देखो इंडस्ट्रीज आप एक्सपेंड करोगे तो आपको नई इंडस्ट्री, नया इंफ्रा क्रिएट करने के लिए पैसा चाहिए, तो वैसी कंडीशन में वो आपका बस डेफिसिट बढ़ाएगा, तो ये भी गलत है ना। इस तरह से आप आंसर तक पहुंच गए क्या? यस, 2 and 3 are wrong, only 4 and 2 and 4 are wrong। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज गलत है, वेलफेयर स्कीम गलत है, सिर्फ 1 and 3 सही है, ठीक है। और ये वाली चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं, फिस्कल डेफिसिट वाले कंपोनेंट में हमने देखी हैं, ऑफलाइन वालों को ये याद होगा। जब भारतीय रिजर्व बैंक अपना when Reserve Bank of India reduces statutory liquidity ratio by 50 basis point, which of the following is likely to happen? अब देखो 50 बेसिस पॉइंट कहने का क्या मतलब है, हमने आपको बताया था कि 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 100 BPS। ऐसी कंडीशन में SLR को अगर कम किया जाए तो क्या होगा, SLR को अगर कम कर दिया जाए तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा रहेगा, बिकॉज SLR के तहत बैंकों के पास लेंडिंग मनी घट जाती है, वो मनी घट जाती है जिसको बैंक लेंड कर सकते हैं। अगर SLR बढ़ता है तो SLR अगर घटेगा तो बैंकों के पास मनी सप्लाई करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। ऐसा कोई एसोसिएशन है नहीं इकोनॉमी में, इसलिए जबरदस्ती नहीं करना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इन अवर कंट्री, हाउ डू वी नो, इसका इससे क्या रिलेशन है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट्स, इसे चेक करेंगे। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि उससे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। हिंदी में देख लेते हैं कि भारत की जीडीपी विकास दर में भारी वृद्धि होगी, नहीं, ऐसा एसएलआर घटाने से होता तो आरबीआई ने एसएलआर 0 ही कर दिया होता। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में ज्यादा पूंजी ला सकते हैं, क्यों, ऑलरेडी हमारे यहाँ मनी सप्लाई बढ़ेगी तो विदेशियों को हमारे यहाँ ज्यादा इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है, तो वैसा क्यों करेंगे। यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता को काफी कम कर सकता है, नो, बढ़ाएगा, तो आंसर होता है सी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार दरों में कटौती कर सकते हैं, यस, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो चाहेंगे कि ज्यादा पैसा लोग लोन लें। यहाँ पे ज्यादा पैसा कहने का मतलब यह है कि लोग, बैंकों के पास लेंडेबल मनी ज्यादा है, लोनेबल मनी ज्यादा है, लोन देने योग्य धन ज्यादा है, तो बैंक चाहेंगे कि इनको जो है ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सके, इसलिए वो उधार दरों पर, लेंडिंग रेट पर कमी करेंगे। गॉट द पॉइंट। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग,
रूपी की कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब है ना? देखते हैं। रुपए के नोट के रुपए के नोटों को सोने में बदलने में सक्षम होना। अगर सारे ऑप्शन एकदम वेग होते, एकदम गलत होता, तो हम इसको कंसीडर कर सकते। अब देखते हैं कि क्या है सही है, क्या इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों को तय कर देना। अब ये तो आपको पता है कि ये तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, ये तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से रुपए को अन्य मुद्राओं में बदलने के लिए अनुमति देना। एक मिनट, ये फ्लोटिंग है तो ये गलत है ना? फ्लोटिंग के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से रुपए को अन्य मुद्राओं में कन्वर्ट होने देना, बदलने की अनुमति देना, क्या कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी है? भारत में मुद्राओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बाजार का विकास करना। मनी का भारत में एक अंतरराष्ट्रीय बाजार उसके प्रभाव के तहत बन सकता है कि अगर आप कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंट्रोड्यूस करो तो उसके प्रभाव में आ सकता है, बट दैट इज नॉट डायरेक्टली एंड इमीडिएटली एसोसिएटेड। उदाहरण के तौर पर येन का इंटरनेशनलाइजेशन है, युआन का इंटरनेशनलाइजेशन है, लेकिन फिर भी जापान में इस तरह का कोई करेंसी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, न चाइना में करता है। आइडियली अगर कहीं करता है तो डॉलर में करता है, और उसके पीछे कंडीशन है अलग। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं मेन अपना स्वतंत्र रूप से रुपए को अन्य मुद्राओं में बदलने की अनुमति देना। ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। हमने करेंसी कन्वर्टिबिलिटी में बताया था कि रूपी करंट अकाउंट के लिए पूरी तरह कन्वर्टिबल है, बट कैपिटल अकाउंट के लिए पार्शियली कन्वर्टिबल है, पार्शियली, फुली नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर इन स्टेटमेंट्स के आधार पर चलेंगे तो freely permitting the conversion of rupee to other currencies and vice versa is the explanation of convertibility of rupee. Now आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने करी हैं। निर्माण आईएएस ने अब की बार मोस्ट स्टैंडर्ड पैरामीटर के आधार पर अपनी क्लासेस को डिजाइन किया है। इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, बहुत जल्दी पॉलिटी की सीरीज आने वाली है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप इन इन चीजों का पूरा फायदा उठाइए और अपने एग्जाम के लिए अपने आप को इंश्योर करिए। योर पार्टिसिपेशन मस्ट बी इन मेंस, और उसके लिए आपको प्री निकालना पड़ेगा। और प्री निकालने के लिए इकोनॉमी का वेट पता है ना, 20 से 25 क्वेश्चन तो इकोनॉमी से आते हैं, और इकोनॉमी अगर आपका मजबूत है तो आपको प्री देने से कोई, मेंस देने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये गेटवे क्रॉस करिए और इन वीडियोस का पूरा फायदा उठाइए। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले आईएफसी मसाला बांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चेक करते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो इन बॉन्डों की पेशकश करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। यस, यस, ये वाला आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ऑनलाइन ने नहीं पढ़ा, ये वाला ऑफलाइन ने भी नहीं पढ़ा। क्यों? ये वाला सेक्शन सब सारी चीजें तब कवर होती हैं जब एक्सटर्नल सेक्टर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बट चूंकि ये आधा क्वेश्चन यूनिट 2 से है, आधा क्वेश्चन यूनिट 4 से है, तो इस वजह से ये वाला पूरा आपने नहीं पढ़ा होगा। जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो कितने नए बॉन्ड है, कितने नए पुराने बॉन्ड है, उन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग इन चीजों को तब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आधा अधूरा आपका नहीं कराया ये वाला एरिया। ठीक है, ये रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड हैं, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, और सार्वजनिक क्षेत्र हाँ, निजी क्षेत्र हाँ, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मसाला बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा सकते हैं। आईएफसी जो कि जिसने कि सबसे पहले मसाला बॉन्ड इशू किया था, वो वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है। इस तरह से हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट्स है। एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग और मसाला बॉन्ड में अंतर बताते समय हम लोगों ने इस चीज को बहुत टेक्निकल तरीके से और उस टेक्निकलिटी को सिंप्लीफाइड तरीके से, सरलीकरण के माध्यम से समझा था। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ओवर ऑल दीज क्वेश्चंस सो दैट यू कैन इंश्योर योर क्वालिफिकेशन इन प्रीलिम्स और आप मीन्स दें। इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को आप पकड़िए। ठीक है, नाउ कोर बैंकिंग सोल्यूशन कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित में से इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन करता है? अब देखिए, सीबीएस उस साल न्यूज में था 2016 में कोर बैंकिंग सोल्यूशन, 2016 क्वेश्चन, हाँ 2016
2015-16 में कोर बैंकिंग सोल्यूशन अपने आप में न्यूज में था, और इस वजह से हम लोग उस समय ये क्वेश्चन आया था। वैसे भी कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब ये होता है जो किसी बैंक के कोर में होते हैं, जिनके आधार पर एक बैंक परिभाषित होती है, वो होते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक, अब अगर आपने बैंकिंग के चैप्टर में हमारी पढ़ा होगा तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हमने बैंकिंग के डेफिनेशन बताए थे, तो वो जो प्रॉब्लम एड्रेस करता है वही होते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। गॉट द पॉइंट? तो इस आधार पर हम लोग इसके आंसर में पहुंचने की कोशिश करेंगे कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन इनमें से क्या क्या हो सकता है। इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेज It is a networking of banks branches which enables customer to operate their account from any branch of the bank on its network regardless whether they open the account. दूसरा, it is an effort to increase RBI's control over commercial bank through computerization. ये तो नहीं हो सकता। बैंक इसलिए नहीं खुलती कि उन पे आरबीआई का कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से कंट्रोल किया जाए। आरबीआई सिर्फ उतना रेगुलेट कर सकती है कि बैंक ईमानदारी से अपना काम कर सके, एफिशिएंसी से अपना काम सके, जनता का पैसा मार न जाए, चोरी ना करे। तो ये तो पहले गलत हो गया। अब अगर हम सिर्फ इस आधार पे गलत इसको हटाएं तो ये दो हमारे बाहर हो गए। अब या तो 1-3 सही होगा या केवल 1 सही होगा। इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय व्हिच अ बैंक विद ह्यूज नॉन प्रॉफिट एसेट इज टेकन ओवर बाय अदर। नो, एक बैंक दूसरे को टेक ओवर करेगी ये आरबीआई के परमिशन से होता है। तो हमारे पास बचता है केवल स्टेटमेंट नंबर 1। इसे ही समझ, देखो आंसर तो वही है, तो हमको पता चल गया, क्योंकि 3 भी गलत है ना, ये सब गलत हो गया। लेकिन वो क्यों? तो क्या ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन को परिभाषित करता है? यह एक बैंक की शाखाओं को का एक नेटवर्क है। यस, बैंकों की ब्रांचेस होती हैं जो ग्राहकों को बैंक की किसी भी शाखा में उसमें नेटवर्क पर अपना खाता संचालित करने, ठीक है, मान लीजिए कि आईसीआई में मेरा खाता उदाहरण के तौर पे मुंबई में है, अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली से मैं उसे ऑपरेट कर सकता हूं। ये सुविधा हमको किससे मिलती है? सीबीएस से। इसी को कोर बैंकिंग सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यस, आसानी से आंसर में पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित निधियों की सीमांत लागत यानी कि एमसीएलआर का उद्देश्य क्या है? एमसीएलआर इधर लिखा है, एमसीएलआर। ये दिशा निर्देश अग्रिमों मतलब एडवांसेस पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये एक उद्देश्य था कि लोन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, एडवांसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। यस, ये दिशा निर्देश बैंकों पर ये दिशा निर्देश ब्याज दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जो उधारकर्ताओं के साथ साथ बैंकों के लिए भी उचित हो। यस, दोनों सही है ना। पहले तो लोन की दरों को ट्रांसपेरेंट करें, फिर वो बैंकों और उधारकर्ताओं दोनों के लिए उचित होना चाहिए। यस, एमसीएलआर पे यहाँ पे हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। आपने अगर गलत किया तो आप मुझे बताओ। आई होप कि आप पूरे 25 में से 25 सही कर सकते हो। एटलीस्ट वो लोग जो लोग ऑफलाइन में भी क्लास लिए, जो लोग सिर्फ ऑनलाइन में हैं, उनके भी 20 से ऊपर तो सही होनी चाहिए, सिर्फ क्योंकि 4-5 क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा थोड़ा टच इस चैप्टर के बाहर का भी है। अदरवाइज 20+ तो आना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आप अपना स्कोर अपडेट करना कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के, फिर हम देखते हैं कि किसका कम रह रहा है, और जिसका कम रह रहा है वो तो घबराएगा नहीं। पहली बात देखो, यूपीएससी की तैयारी सिर्फ पढ़ाई की तैयारी नहीं है, ये आपके पेशेंस, आपके धैर्य की तैयारी है, आपकी कॉन्फिडेंस की तैयारी है। तैयारी इस बात की है कि आपने एक बार अगर गलतियां करी तो दोबारा सीखा कि नहीं। तैयारी इस बात की भी है कि आप अगर कम स्कोर कर पा रहे हैं तो ज्यादा स्कोर करने के लिए आप कितनी और क्या मेहनत करते हैं। कितना करना आपका काम है, क्या मेहनत करने के लिए हम लोग हैं। तो आप निर्माण आईएएस के चैनल की हेल्प लीजिए और अपने मार्क्स को इंप्रूव करिए। कांटेक्ट करिए निर्माण आईएएस नई दिल्ली आकर। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे इज, कभी कभार समाचारों में देखे जाने वाले बिटकॉइन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? दोस्तों, ना तो ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में ये एरिया कराया गया। मतलब ये कि बिटकॉइन ऑफलाइन और ऑनलाइन में कहीं नहीं कराया गया। ऑफलाइन में चूंकि डिस्कशन इतना ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम, अदर जो वर्चुअल करेंसीज उनके बारे में डिस्कशन बहुत होता है, तो उन लोगों ने तो सही कर लिया होगा।
ठीक है। और ऑफलाइन में प्रेजेंटेशंस होते हैं, मतलब डेली इकोनॉमी की क्लास के पहले 3 से 4 प्रेजेंटेशन होते हैं बच्चों के, तो इस वजह से उन लोगों का ये वाला टॉपिक प्रेजेंटेशन की वजह से कवर है। मैंने अभी नहीं पढ़ाया, तो क्यों नहीं पढ़ाया जब आपने यूनिट 2 कवर कर लिया? उत्तर ये है, हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट का वेट कर रहे हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद बिटकॉइंस और नई नई जो करेंसीज आई होंगी मार्केट में, उनके बारे में हमें नए रेफरेंसेस मिलेंगे। प्राइवेट न्यूज़पेपर और प्राइवेट मैगजीन के आधार पर हम 1000 करेंसीज नहीं पढ़ सकते, हम सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर कुछ सिलेक्टिव चीजों को पढ़ेंगे इस एरिया में, क्योंकि सीबीडीटी के बारे में पढ़ना है, डिजिटल करेंसीज के बारे में पढ़ना है, और दूसरे वर्चुअल करेंसीज के बारे में पढ़ना है ना, वो सब चीजें पढ़ेंगे। इसलिए ये वाला लेक्चर पेंडिंग है, तो वेट करिए इकोनॉमिक सर्वे आ जाने की। इकोनॉमिक सर्वे के आ जाने के बाद जितनी भी डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, अदर फॉर्म ऑफ करेंसी, कोई भी करेंसी होंगी, वो सब कवर की जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं बिटकॉइंस को यहाँ पे लूंगा। बिटकॉइंस को देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा ट्रैक किया जाता है। बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज। उत्तर है नहीं। क्यों? बिटकॉइंस किस पे काम करते हैं? हाँ, बिटकॉइंस के ये इसलिए गलत है। बिटकॉइंस किस पे काम करते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सेंट्रल बैंक कैसे ट्रेस करें? उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन पते वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन पते वाले किसी अन्य व्यक्ति से बिटकॉइन भेज और प्राप्त कर सकता है। यस, लेजर में हमने यही तो बताया था, ऑफलाइन वालों को याद होगा, डिस्कशन के टाइम में बताया था कि एक लेजर से दूसरे लेजर वाले एक दूसरे को बिटकॉइन भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी पक्ष की पहचान जाने बिना ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, भुगतान भेजा जा, हाँ, इसमें पहचान का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम लोग अगले पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू 2 में, यूनिट 2 का पीवाईक्यू 2 आएगा नेक्स्ट, उसमें फिर से 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 आएगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन करेंगे और 2022 तक के सारे कर डालेंगे। ठीक है, तो अपने आप को टेस्ट करते रहिए, इंप्रूव करते रहिए, जहां गलतियां हो रही हैं उन्हीं कीवर्ड्स को सर्च करिए। हमने अपने वीडियोस की टैगिंग कराई है, टैगिंग के माध्यम से आप वीडियोस के उन पार्ट को पहले एड्रेस कर सकते हैं जहां पे आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यस, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।